नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो इंसानी दिमाग और रिश्तों की गहराइयों को उजागर करती है। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये किताब हमें बताती है कि लोग किस तरह दूसरों को प्रभावित करते हैं, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी अनजाने में। और सबसे जरूरी बात, ये हमें ये भी सिखाती है कि हम खुद को ऐसे प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। अध्याय 1, प्रभाव और मनोविज्ञान की नींव। इस किताब का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि इंसान पर असर डालना कोई नई कला नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो जाती है। जब एक छोटा बच्चा अपनी मां से खिलौना लेने के लिए जोर से रोता है, तो वो असल में प्रभाव डालने का ही पहला तरीका अपनाता है। समय के साथ ये कला विकसित होती जाती है, कभी मीठी बातों से, कभी तर्क से और कभी दूसरों की भावनाओं को छूकर। लेखक यहां ये समझाते हैं कि इंसानी व्यवहार की जड़ में दो मुख्य आधार होते हैं, भावना और तर्क। अगर केवल तर्क दिया जाए तो हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब उस तर्क में भावनाओं का स्पर्श होता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि बड़े नेता अपने भाषणों में आंकड़ों और तथ्यों के साथ साथ कहानियों, उदाहरणों और संवेदनाओं का सहारा लेते हैं। ये सुनने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालता है। ये अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि प्रभाव डालना अपने आप में बुरा नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षक छात्रों को मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, दोस्त एक दूसरे को सही रास्ता चुनने के लिए सलाह देते हैं। इन सब में प्रभाव सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ या शक्ति पाने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलता है, तब यह मैनिपुलेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त केवल अपने फायदे के लिए आपकी सहानुभूति का उपयोग करता है, या कोई सहकर्मी आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर खुद आगे बढ़ता है, तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है। किताब ये भी बताती है कि हमारे दिमाग में कुछ मनोवैज्ञानिक पैटर्न होते हैं जो हमें आसानी से प्रभावित बना देते हैं। जैसे भीड़ का दबाव, अगर सब मान रहे हैं तो हम भी मान ले। अधिकार का प्रभाव, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा तो ये सही ही होगा। और कमी का डर, अगर अभी नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये सभी हमारे फैसलों को तेजी से मोड़ सकते हैं, और अक्सर हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम कैसे प्रभावित हो गए। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि प्रभाव से बचना नामुमकिन है, लेकिन इसे पहचानना और समझना पूरी तरह संभव है। जब हम ये जान जाते हैं कि लोग किस आधार पर हमें मनाने की कोशिश करते हैं, तब हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें मानना है या नहीं। ये जागरूकता ही हमें दूसरों के अनचाहे नियंत्रण से सुरक्षित रखती है। अध्याय 2, भरोसा और तालमेल। इस अध्याय में किताब हमें यह समझाती है कि किसी भी तरह के प्रभाव या मनाने की प्रक्रिया की असली नींव भरोसा होती है। अगर सामने वाले को आप पर भरोसा नहीं है, तो चाहे आप कितने भी तर्क या भावनाएं इस्तेमाल कर ले, उसका असर सीमित रहेगा। भरोसा एक ऐसी चाबी है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों के दरवाजे खोल देती है। लेखक बताते हैं कि भरोसा अचानक पैदा नहीं होता, यह समय और अनुभव से बनता है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने शब्दों और कर्मों में समानता दिखाता है, तो धीरे धीरे दूसरों का विश्वास उस पर मजबूत हो जाता है। इसके विपरीत, अगर किसी का व्यवहार असंगत या विरोधाभासी हो, तो लोग सतर्क हो जाते हैं और उसके प्रभाव से बचने लगते हैं। इस भरोसे को मजबूत करने का एक जरूरी कदम है तालमेल बनाना। तालमेल का मतलब है सामने वाले से जुड़ाव महसूस कराना, चाहे वो बोलने के ढंग में हो, हाव भाव में, या फिर सोचने के नजरिए में। जब दो लोग एक जैसी ऊर्जा साझा करते हैं, तो एक अदृश्य सा रिश्ता बन जाता है जो बातचीत को सहज और असरदार बना देता है। किताब यह भी बताती है कि तालमेल बनाने की कला केवल शब्दों से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे संकेतों से भी जुड़ी होती है। जैसे सामने वाले की आवाज की गति से मेल खाना,
उसकी बैठने की मुद्रा को हल्के हल्के कॉपी करना या उसके द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनकर उन्हें अपने शब्दों में दोहराना। ये छोटे छोटे कदम सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसे समझते हैं और उसकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भरोसा और तालमेल का सही इस्तेमाल किसी भी रिश्ते को गहरा बना सकता है, चाहे वो दोस्ती हो, कामकाजी रिश्ता हो या पारिवारिक बंधन। लेकिन अगर इन्हें गलत नियत से इस्तेमाल किया जाए तो यही गुण मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। कई लोग पहले भरोसा जीतते हैं, तालमेल बनाते हैं और फिर धीरे धीरे सामने वाले को अपने फायदे के हिसाब से मोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबसे अहम सबक यह है कि हमें भरोसा और तालमेल के महत्व को समझना चाहिए, लेकिन साथ ही इतना जागरूक भी रहना चाहिए कि कहीं कोई हमें इन हथियारों से मैनिपुलेट न कर रहा हो। सच्चा भरोसा और असली तालमेल हमेशा दोनों पक्षों को सशक्त करते हैं, जबकि नकली भरोसा और बनावटी तालमेल केवल एक पक्ष के लाभ के लिए काम करता है। इस तरह यह अध्याय हमें न सिर्फ भरोसे और तालमेल की ताकत दिखाता है, बल्कि ये चेतावनी भी देता है कि हमें इसे पहचानने और परखने की कला सीखनी होगी। अध्याय 3, भावनाओं का प्रभाव। इस अध्याय में किताब हमें यह समझाती है कि इंसानी व्यवहार और निर्णयों में भावनाएं तर्क से कहीं अधिक ताकतवर होती है। हम सोचते हैं कि लोग केवल तथ्य और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन असल में हमारी भावनाएं ही हमें अक्सर सही या गलत दिशा में ले जाती है। यही कारण है कि प्रभाव डालने और मैनिपुलेशन की तकनीकें भावनाओं को भुनाने पर आधारित होती है। लेखक बताते हैं कि भावनाओं का प्रभाव कई स्तरों पर काम करता है। खुशी, भय, गुस्सा, आशंका या प्यार, हर भावना हमारे दिमाग में निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल देती है। उदाहरण के लिए, डर की भावना किसी व्यक्ति को जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर कर देती है, जबकि खुशी या प्रशंसा उसे खुले मन से सहमति देने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मैनिपुलेशन करने वाले अक्सर हमारी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे जानबूझकर किसी की कमजोरी, लालसा या भावना का लाभ उठाकर उसे अपने निर्णयों की ओर मोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विज्ञापन में खुशी और सफलता के भाव दिखाकर उत्पाद को खरीदार तक आकर्षित करना या किसी नेता के भाषण में डर और असुरक्षा का प्रयोग करके समर्थन जुटाना। लेकिन भावनाओं का प्रभाव केवल नकारात्मक नहीं है। सही दिशा में इसे इस्तेमाल करने पर यह लोगों को प्रेरित, प्रोत्साहित और सहयोगी बना सकता है। जैसे शिक्षक बच्चों को उत्साहित करने के लिए तारीफ का उपयोग करते हैं, या एक मित्र किसी को कठिन समय में सहारा देने के लिए सकारात्मक शब्दों और उत्साह का सहारा लेता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि भावनाओं को समझना और पहचानना ही हमें मैनिपुलेशन से बचा सकता है। जब हम जानते हैं कि हमारी भावना कब किसी के प्रभाव में आ रही है, तब हम अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। साथ ही यह हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सही दिशा में प्रभावित करने की कला भी सिखाता है। संक्षेप में, भावनाएं इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें प्रेरित करती है, मार्गदर्शन देती है और रिश्तों को गहरा बनाती है। लेकिन जब इन्हें गलत नियत से इस्तेमाल किया जाए तो यही भावनाएं हमें हमारे नियंत्रण से बाहर भी ले जा सकती है। इसलिए इसे समझना और जागरूक रहना अत्यंत जरूरी है। अध्याय 4, भाषा और शारीरिक संकेत। इस अध्याय में किताब यह बताती है कि इंसानी प्रभाव और मनोविज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। हमारे शब्द, हमारी बोलने की शैली और हमारे शारीरिक हाव भाव, ये सभी संदेशों को उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं जिसे हम प्रभावित करना चाहते हैं। कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव शारीरिक संकेत और भाषा के पैटर्न से पड़ता है। लेखक बताते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये विश्वास और संबंध बनाने का उपकरण भी है। जिस तरह हम बात करते हैं, हमारी आवाज की गति, टोन और उच्चारण सामने वाले की समझ
और प्रतिक्रिया को सीधे प्रभावित करती है। धीमी और स्पष्ट आवाज आत्मविश्वास दिखाती है, जबकि तेज या असंगत टोन उलझन या असुरक्षा का संकेत दे सकती है। शारीरिक संकेत जैसे आंखों का संपर्क, चेहरे के हाव भाव, हाथ पांव की स्थिति, बैठने या खड़े होने का अंदाज भी असर डालते हैं। जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझकर और हल्के हल्के मेल करके जवाब देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हम उसके विचारों और भावनाओं को समझ रहे हैं। यह तालमेल और विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। किताब में यह भी बताया गया है कि मैनिपुलेशन करने वाले अक्सर इन संकेतों का नकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं। वे किसी के डर, असुरक्षा या झिझक को पहचानकर उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी भाषा और शारीरिक संकेतों को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अत्यधिक दोस्ताना हावभाव दिखाकर आपकी सहमति जीतने की कोशिश कर सकता है या डर दिखाकर आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन जब हम भाषा और शारीरिक संकेतों की समझ का सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोगों को प्रेरित, सहज और सहयोगी बना सकता है। उदाहरण के लिए, कोई शिक्षक अपने शब्दों और शारीरिक हावभाव से छात्रों में आत्मविश्वास जगा सकता है, या कोई नेता अपने भाषण और शरीर की भाषा से लोगों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य सबक यही है कि शब्द और हावभाव दोनों ही प्रभाव डालने की शक्तिशाली तकनीक है और हमें इनके प्रभाव को पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की कला सीखनी चाहिए। साथ ही यह हमें जागरूक भी बनाता है कि हम अनजाने में किसी के प्रभाव में ना आ जाए। अध्याय 5, तर्क और भ्रम। इस अध्याय में किताब यह समझाती है कि इंसानी मन पर प्रभाव डालने में तर्क और भ्रम का बहुत बड़ा रोल होता है। हम सोचते हैं कि तर्क हमेशा सच को सामने लाते हैं और भ्रम केवल गलत जानकारी है, लेकिन असल में दोनों का इस्तेमाल हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेखक बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, तो वो अक्सर तर्क का ढांचा बनाकर भ्रम पैदा करता है। उदाहरण के लिए, एक कथन को इस तरह पेश करना कि वो बिल्कुल तार्किक लगे, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जानकारी छुपी होती है या असली संदर्भ बदल दिया गया होता है। सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि उसने सही निर्णय लिया, लेकिन दरअसल उसका निर्णय प्रभावित किया गया होता है। यहाँ यह भी समझाया गया है कि हमारा दिमाग सादगी और पैटर्न खोजने का स्वाभाविक रुझान रखता है। जब कोई जटिल जानकारी को सरल और सुव्यवस्थित तरीके से पेश करता है, तो हम उसे आसानी से मान लेते हैं, भले ही उसमें भ्रम मौजूद हो। यह साधारण दिखने वाला तर्क कई बार सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि यह हमारी चेतना को छलता है। किताब में ये उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे मीडिया, विज्ञापन और यहां तक कि हमारे आसपास के लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे तथ्यों को चुनकर पेश करते हैं, भावनाओं को जोड़ते हैं और कभी-कभी छोटे झूठ या अधूरी जानकारी से हमें प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तर्क गलत है, बल्कि ये कि हमारे निर्णय तर्क के नाम पर भ्रमित भी हो सकते हैं। लेकिन ये अध्याय केवल चेतावनी नहीं देता, ये हमें ये भी सिखाता है कि तर्क और भ्रम को पहचानने की कला सीखना बेहद जरूरी है। जब हम किसी तर्क को केवल सुनकर या पढ़कर नहीं मानते, बल्कि उसे जांचते हैं, सवाल करते हैं और संदर्भ समझते हैं, तभी हम अपने फैसलों में स्वतंत्र और सुरक्षित रहते हैं। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि तर्क सही दिशा में शक्तिशाली है, लेकिन भ्रम और अधूरी जानकारी इसे नकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। जागरूकता, समझदारी और सावधानी हमें इन प्रभावों से बचा सकती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। अध्याय 6, शक्ति और नियंत्रण। इस अध्याय में किताब ये स्पष्ट करती है कि किसी भी प्रकार के प्रभाव और मनोविज्ञान की अंतिम सीमा शक्ति और नियंत्रण तक जाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को समझने, प्रभावित करने और उनके निर्णयों को मोड़ने में माहिर हो जाता है, तो उसके पास केवल असर डालने की क्षमता ही नहीं रहती, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत नियंत्रण भी आ जाता है। लेखक बताते हैं
कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है ज्ञान और जागरूकता। जब हम समझते हैं कि लोग किस आधार पर हमें प्रभावित करते हैं, कौन से भावनात्मक और तर्कसंगत पैटर्न हमारे दिमाग को मोड़ते हैं, तो हम खुद को इन प्रभावों से बचा सकते हैं। वहीं जो लोग इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं, वे दूसरों को नियंत्रित करने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि शक्ति और नियंत्रण केवल प्रत्यक्ष दबाव या आदेश देने में नहीं है। ये अक्सर बहुत सूक्ष्म और परोक्ष तरीकों से काम करता है, जैसे किसी की भावनाओं को धीरे धीरे बदलना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सीमित करना या भरोसे और तालमेल के जरिए धीरे धीरे प्रभाव जमाना। जब हम इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम आसानी से ये तय कर सकते हैं कि किसके प्रभाव में आना है और किसे नजरअंदाज करना है। लेखक ये भी बताते हैं कि असली शक्ति का मतलब दूसरों पर नियंत्रण रखना नहीं, बल्कि अपने निर्णयों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब हम अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं और अपने भावनात्मक और मानसिक पैटर्न को समझते हैं, तो बाहरी प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर सकते। यही आत्मशक्तिकरण है, जो किसी भी बाहरी मैनिपुलेशन से बचने का सबसे मजबूत हथियार है। अंत में ये अध्याय हमें ये संदेश देता है कि शक्ति और नियंत्रण नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। यदि इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये मैनिपुलेशन बन जाता है। लेकिन जब इसे जागरूकता, समझ और सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए, तो ये हमें मजबूत, स्वतंत्र और सुरक्षित बनाता है। इस अध्याय के मुख्य सबक है: अपने ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखें, दूसरों के प्रभाव को पहचानें और अपने निर्णयों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यही वो अंतर्निहित शक्ति है जो किसी भी मैनिपुलेशन के प्रभाव से आपको बचा सकती है। अध्याय 7, खुद को बचाने की रणनीति। इस अंतिम अध्याय में किताब हमें सिखाती है कि मनाने और प्रभावित करने की तकनीकों से खुद को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। चाहे ये विश्वास, तालमेल, भावनाओं, भाषा या तर्क के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन हमारी जागरूकता और समझ के बिना हमें आसानी से प्रभावित कर सकता है। लेखक बताते हैं कि खुद को बचाने की सबसे पहली रणनीति है जागरूकता। जब हम ये पहचान लेते हैं कि कौन हमारे निर्णयों या भावनाओं पर असर डालने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपने आप को उन प्रभावों से सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर किसी से दूरी बनानी है, बल्कि हमें समझदारी और सावधानी के साथ लोगों और परिस्थितियों का विश्लेषण करना है। दूसरी रणनीति है सवाल करना और जांचना। हर तर्क या सूचना को बिना जांचे मान लेना आसान है, लेकिन ऐसा करने से हम भ्रम और गलत प्रभाव के शिकार हो सकते हैं। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हम तथ्यों की पुष्टि करें, संदर्भ को समझें और अपने निर्णयों को सिर्फ भावनाओं या बाहरी दबाव पर आधारित न होने दें। तीसरी रणनीति है भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम इंपल्सिव या अनजाने में प्रभावित होने वाले निर्णयों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की तारीफ, डर या दोषारोपण के चलते जल्दी निर्णय लेना अक्सर हमें मैनिपुलेट करने वालों के पक्ष में ले जाता है। इसके अलावा लेखक जोर देते हैं कि सीमाएं तय करना और अपने व्यक्तिगत मूल्य और प्राथमिकताओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो हम आसानी से किसी के बाहरी दबाव या मैनिपुलेशन में फंसने से बच सकते हैं। अंत में यह अध्याय बताता है कि खुद को बचाने का मतलब केवल प्रतिरोध करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक रूप से सशक्त बनना है। जब हम जागरूक, सतर्क और समझदार होते हैं, तो हम न केवल बाहरी मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सही फैसले लेने और स्वस्थ संबंध बनाने में भी सफल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की मुख्य बातें। कैसे लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं और हम खुद को इन प्रभावों से कैसे बचा सकते हैं। याद रखें, जागरूकता और समझ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भावनाओं, विश्वास
और निर्णयों को समझते हैं तो कोई भी बाहरी प्रभाव हमें आसानी से नहीं मोड़ सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए हमारे चैनल लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए जीवन के सबक के साथ। तब तक जागरूक रहें, समझदारी से फैसले लें और खुद को सशक्त बनाते रहें। धन्यवाद।